हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और इसके अंतर्गत हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे वृत्त के बारे में, यानी सर्कल के बारे में। जो समतलीय आकृतियां हैं उसके अंतर्गत हमने त्रिभुज की बात कर ली, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की बात कर ली, चतुर्भुज की बात कर ली, पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज की बात कर ली। फिर हमने स्टार्ट किया था व्रत, और व्रत के अंतर्गत व्रत क्या होता है और उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में अपन ने बात करी थी। आज अपन जो है व्रत के जो अलग अलग गुण हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल है, उनके बारे में बात करेंगे। और आप सभी लोगों को जो है इनसे रिलेटेड जहां जहां भी पीवाईक्यू जैसे पूछे गए हैं वो भी मैं बताते चलूंगा कि इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। इसके बाद में अपन जो है पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं। ठीक, चलो देखिए, हम जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, व्रत के गुण। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स आते जाएंगे, इसलिए आप हेडिंग डाल दीजिए व्रत के गुण। ठीक है, तो व्रत के गुणों के बारे में अपन बात करेंगे। और व्रत के गुण में सबसे पहला पॉइंट आता है कि मान लीजिए ये रहा हमारे पास में एक सर्कल। ठीक है, एक व्रत है और एक व्रत हमने यहां पर बना दिया। तो ये दो हमारे पास में व्रत है जिनका केंद्र यहां पर है O, और इसका भी केंद्र O ही मान लेते हैं। और इसकी जो त्रिज्या है वो है R त्रिज्या, और इसके भी त्रिज्या है वो है R त्रिज्या। ठीक, अब अगर मान लीजिए दोनों व्रतों के लिए कोई एक बिंदु है, जो मान लो इसमें इस व्रत के लिए तो यहाँ पर उपस्थित है, जिसका नाम दे रहा हूं मैं P। और इस व्रत के अंदर जो है पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, इसका भी नाम दे देते हैं P। तो देखो ये मिला दिया, ये बन गया OP। और यहाँ पर भी जो है इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा OP। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि देखिए ये व्रत था, व्रत के बाहर की साइड में पॉइंट है ना। व्रत की जो परिधि है उसके बाहर अगर पॉइंट है तो हम ये कहेंगे कि ये जो बाहर की अगर अगर पॉइंट है, व्रत के क्या है, बाहर पॉइंट है, तो जो पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो त्रिज्या से ज्यादा होगी। क्या होगी? त्रिज्या से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट क्या है, बाहर है। ठीक, और अगर मान लीजिए कि वह बिंदु जो है व्रत की परिधि के अंदर स्थित है, तो व्रत की परिधि में स्थित है, इसका मतलब उस पॉइंट की जो दूरी होगी वो त्रिज्या से कम होगी, त्रिज्या से छोटी होगी। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट व्रत के बाहर है, इसका मतलब उस बिंदु की दूरी जो है वो त्रिज्या से ज्यादा है। अगर वह बिंदु जो है व्रत की परिधि के अंदर आ रहा है, इसका मतलब उस बिंदु की दूरी केंद्र से जो है त्रिज्या से कम होगी। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये चीजें अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। ठीक है, थ्योरी में नहीं लिखवा रहा हूं, इनकी डायग्राम से ही आप समझ जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पर भी अपन दो व्रत बना देते हैं। एक व्रत ये बना दिया और दूसरा व्रत अपन ने ये बना दिया। ठीक है, अब इन व्रतों के अंदर ये मान लीजिए है O, इसका भी केंद्र, और इसका जो केंद्र है वो भी अपन मान लेते हैं O है। ठीक, ये इस प्रकार से अपन ने जो है दो लाइनें खींची जो इनकी त्रिज्याओं को रिप्रेजेंट करेगी। ये है AO, ये है BO। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है अपन ने ये दो लाइनें खींची और इसका नाम दे दिया CD। और ठीक है, तो अब देखिए AO, OB, OC और OD ये आपस में बराबर, ये भी आपस में बराबर होंगे। अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास में जो यहाँ पर आपके AO और OB है, ये दो त्रिज्याएं हैं, और दो त्रिज्याओं के बीच की जो वृत्त की परिधि होती है उसे अपन चाप कहते हैं। तो यहाँ पर चाप कौन सा है? AB। और यहाँ पर चाप कौन सा है? CD। समझ में आ गई बात? तो AB और CD हमारे पास में क्या है, चाप के रूप में है। तो देखिए, जब हमें चाप को रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर इस प्रकार से अपन जो है जो है ड्रॉ कर देते हैं लाइन को, तो उससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक चाप है। अब
जो ए बी चाप है वो ये रहा, और एक इधर बन रहा है सी डी चाप, है ना। तो ए डी, ये ए बी और सी डी जो चाप बने हैं दोनों, ये दोनों चाप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। क्या बराबर हो जाते हैं, यदि जो है हमारे पास में क्या है, ए ओ बी एंगल और सी ओ डी एंगल बराबर हो। क्या, ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो हम ये कहेंगे कि चाप ए बी और चाप सी डी जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये चीज आपको याद रखनी है। अब ऐसे ही मान लीजिए हम इधर ही तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हमने जो है एक सर्कल बना दिया, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कभी लगे कि सर्कल नहीं है, लेकिन मान लेना सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर एक ये जीवा खींची और एक इसके सामने ये जीवा खींच ली अपन ने, ठीक है। दो जीवाएं इसके अंदर खींची है और इनके नामकरण कर देते हैं। ये है ए बी जीवा और ये है सी डी जीवा, ठीक। और हमने क्या करा, ये इसका क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र है। और इनको क्रॉस मिला दिया, मतलब ये ए से डी और ये बी से सी। इस प्रकार ये जो इसका केंद्र होगा, ठीक है, जो इसके इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है उसी को अपन क्या कह देंगे, उसी को अपन कह देंगे आपका केंद्र। ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर इसमें दो कंडीशन होती है कि यदि चाप ए बी बराबर है चाप सी डी के, है ना। ये देखो, ये रहा एक चाप और एक ये रहा सी डी चाप। तो अगर ए बी और सी डी चाप बराबर है, तो चाप बराबर है इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो ए बी और सी डी जीवा है वो भी बराबर होगी, ठीक है। ये ए बी सी डी क्या है, चाप है। और अगर चाप बराबर है तो जीवा जो है वो भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और अगर ऐसा कहा गया कि दो, एक वृत्त के अंदर दो जो जीवाएं हैं आमने सामने की वो बराबर है, तो उनके सामने बने हुए जो चाप होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, आपस बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट अपन ने लिखा कि अगर दो केंद्र पर बने हुए कोण बराबर है तो उनके सामने के चाप बराबर हो जाएंगे। चाप बराबर है तो कोण बराबर होंगे, कोण बराबर है तो चाप बराबर होंगे। फिर इधर देखा तो अगर चाप बराबर है तो फिर जीवा जो है, उन पर बनने वाली जीवा जो होगी वो जीवा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर वृत्त के अंदर दो जीवाएं आपस में बराबर है तो उनके दोनों ओर बने हुए जो आपके खंड होंगे, है ना, चाप होंगे, वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये मैं थ्योरेटिकल पॉइंट्स में नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे पॉइंट्स नोट करवा रहा हूँ डायग्राम वाइज। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से। अब देखिए, एक जो है हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आया हुआ है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, और ये क्या कहता है, तो चौथा पॉइंट क्या विशेषता है, देखिए। ये हमने क्या बना दिया, एक व्रत बना दिया, ठीक। इस व्रत की एक हमने ये जीवा बना दी। इस जीवा का नाम दे दिया ए बी, और ये इसका मान लीजिए है केंद्र। और ये ए ओ और ओ बी, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो आपका केंद्र से जब आप जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो आपके पास में जो ये जीवा है ये दो बराबर भागों में, कितने, दो बराबर भागों में टूट जाती है। ये चीज हमें दिमाग में फिट रखनी है। क्या फिट रखना है दिमाग में, कि अगर हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक अभिलंब यानी परपेंडिकुलर डालते हैं तो फिर वह उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी एपी के बराबर हो जाएगा पीबी, ठीक। और ओ ए और ओ बी, ये तो आपके क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या तो बराबर ही होती है, ठीक है। और एपी बराबर क्या हो गया, पीबी। क्लियर, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जो है कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इस ओपी की लंबाई क्या होगी, यानी
केंद्र की जीवा से दूरी कितनी है। तो केंद्र की जो जीवा से दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके क्या, तो केंद्र से जीवा की दूरी हो जाएगी त्रिज्या का स्क्वायर, है ना, ओ ए का स्क्वायर माइनस, देखो भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो इसमें से आधार का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी ए पी का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखें कि केंद्र से जीवा की लंबाई पूछी जाती है तो वो हो जाती है त्रिज्या का स्क्वायर माइनस जो जीवा है उसके आधे का स्क्वायर। क्लियर, ये चीज आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। ये एग्जाम के अंदर कई बार इस पर आधारित क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, बाकी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी तो रखनी है। अब तो आपको पता चल गया ना, एपी और ये जो है एपी और ये पीबी बराबर है, एओ और ओ भी त्रिज्या है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे समकोण त्रिभुज के अंदर, और वो क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे को यहाँ पर लंब का स्क्वायर निकालना है, इसलिए लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और फिर लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिएगा। ठीक, चलो इसके बाद में अब कई बार जो है स्पर्श रेखाओं को लेकर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या, स्पर्श रेखाओं को लेकर के। तो यहाँ पर ये लीजिए पांचवा पॉइंट अपन नोट डाउन करते हैं। कौन सा, पांचवा पॉइंट नोट डाउन करते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि मान लीजिए ये रहा हमारे पास में एक वृत्त, क्या है, एक वृत्त, और ठीक इसके सामने इसी को अपन जो है बना देते हैं और एक, यानी इसके सामने दूसरा एक और व्रत है, ये लो। ठीक, ये दो व्रत हो गए अपने पास में। अब ये दोनों व्रत जो है ये एक टेंजेंट खींची जो ऐसे जाएगी। ठीक है, अभी हो सकता है कि लग रहा हो टेंजेंट जो है इनको पूरा ज्यादा बार टच कर रही है, वरना स्पर्श रेखा जो है टेंजेंट जो है वो केवल और केवल वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है खाली। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, केवल टच करती है, वो भी एक बिंदु पर। यहाँ डायग्राम में हो सकता है लग रहा हो ज्यादा टच कर रही है। फिर ये दूसरी जीव अपन जो है स्पर्श रेखा बना देंगे। फिर ये ऐसे भी एक स्पर्श रेखा जाएगी, और एक ऐसे भी स्पर्श रेखा आई, अरे ये गलत हो गया, एक सेकंड, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से भी आएगी। ठीक है, तो ये जो है अपने पास में वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं आ गई, चार। अभी मैं समझाऊंगा ये पॉइंट क्या है। ये इसका केंद्र है मान लो ओ, और इसका ये केंद्र है ओ डैश। ठीक है, चलिए अब देखिए ये पॉइंट ये लिखा गया है, ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसमें क्या कह रहा है कि यदि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, क्या, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, तो आपके जो कॉमन टेंजेंट हो सकती है, यानी सह स्पर्श रेखाएं जो हो सकती है, कॉमन टेंजेंट हो सकती है, वो कितनी होगी, तो मैक्सिमम चार कॉमन टेंजेंट हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लिखिएगा यदि दो वृत्त दो वृत्त एक दूसरे को एक दूसरे को स्पर्श, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे नहीं करे तो दोनों में सह स्पर्श, सह स्पर्श मतलब कि कॉमन टेंजेंट, दोनों को स्पर्श करने वाली। ठीक है, तो दोनों में सह स्पर्श रेखाएं, सह स्पर्श रेखाएं चार होगी। कितनी होगी, चार होगी। कब, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तब, क्योंकि अभी अपन आगे देखेंगे कि बाह्य स्पर्श हो रहा हो, आंतरिक स्पर्श हो रहा हो, तब अलग अलग जो है स्पर्श संख्याएं निकल करके आती है। तो ये कब है, चार स्पर्श संख्याएं, जब आपके एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं वृत्त, तब। चलिए नेक्स्ट, अब इसी में अगला केस आ जाता है छठे नंबर पर कि मान लीजिए यदि जो है आपके पास में ये एक व्रत है,
इसी का एक कॉपी टेक देते हैं वृत्त क्लोन बनाकर, और वो दोनों वृत्त एक दूसरे को मान लीजिए ऐसे जो है टच कर रहे हैं, एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो जब स्पर्श कर रहे हैं तब इसके अंदर जो स्पर्श रेखा होगी वो देखो कितनी हो जाएगी। तो एक तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, ठीक है। फिर एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, और एक सेकेंड, एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं पॉसिबल है? तो टोटल 3 स्पर्श रेखाएं पॉसिबल है। तो जब जब दो वृत्त आपस में दो वृत्त आपस में बाह्य क्या बाह्य स्पर्श, बाहर से स्पर्श करे, तो देखो दोनों बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना वृत्त, तब तो देखो जब दो वृत्त आपस में बाह्य स्पर्श करे तो सह स्पर्श कॉमन टेंजेंट सह स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? तो सह स्पर्श रेखाएं 3 होगी, और तीनों आपके सामने है, दिख रही होगी आपको भाई। एक तो ये वाली हो जाएगी, एक ये ऊपर आ गई, और एक ये इनके बीच में आ गई, ठीक है। चलिए, तो ये अपना 4 पॉइंट हो गए। अब 7वां पॉइंट। अब देखिए, दो वृत्त जब एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे थे, अब बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। अब हो सकता है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो, यानी एक वृत्त ये रहा और दूसरा वृत्त जो है इसके अंदर घुस रहा हो। कैसे, वो देखेंगे। तो मान लो ये इस प्रकार का हो सकता है ना, ऐसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों, देखो एक दूसरे को। तो अगर दो वृत्त आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तब कितनी बनेगी? तो देखो, एक ये रही स्पर्श रेखा और दूसरी ये रही, तो कितनी स्पर्श रेखाएं बन जाएगी कॉमन? 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएगी। तो आप लिखेंगे कि जब दो वृत्त आपस में एक दूसरे एक दूसरे को प्रतिच्छेद एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो सह स्पर्श रेखाएं दो होगी। कितनी होगी? 2 सह स्पर्श रेखाएं होगी। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे, और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो जब दोनों बाहर से स्पर्श कर रहे हैं तो 3 होगी, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, ठीक। चलो, स्पर्श रेखा है कौन सी? कॉमन, जो दोनों में होगी स्पर्श रेखा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप स्पर्श रेखाएं तो एक वृत्त पर तो अनंत हो सकती है, लेकिन दो वृत्तों में कॉमन स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? तो वो 2 ही होगी, जब एक दूसरे को कट कर रहे हैं तब। अब मान लीजिए अपने पास में 8वां केस आता है कि ये रहा अपने पास एक वृत्त, और दूसरा वृत्त जो है वो अंदर की ओर से यानी आंतरिक जो है स्पर्श कर रहा हो, ठीक है। तो आंतरिक स्पर्श करेगा तब केवल और केवल एक स्पर्श रेखा पॉसिबल है। कितनी पॉसिबल है? एक स्पर्श रेखा ही पॉसिबल है। कब? जब दो वृत्त आंतरिक रूप से जो है स्पर्श कर रहे हो। तो लिखेंगे जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श आंतरिक स्पर्श करे तो सह स्पर्श सह स्पर्श रेखा, जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करे तो सह स्पर्श रेखा एक होगी। एक होगी। समझ में आ गई बात?
तो जब आपके आंतरिक स्पर्श हो रहा होगा, आंतरिक यानी इंटरनली एक दूसरे से स्पर्श, वो देखो अपन ने क्या देखा था पीछे, वो बाह्य स्पर्श था, ठीक है। बाहर की ओर से अगर स्पर्श कर रहे हैं तब तो आपके पास में कितनी हो जाती है, 3 स्पर्श रेखाएं हो जाती है। अगर अंदर की ओर से स्पर्श कर रहे हैं तो केवल और केवल एक कॉमन टेंजेंट हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब जो है आप लोग समझ गए होंगे। और अब आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि यदि दो वृत्तों के बीच में, है ना, एक भी स्पर्श रेखा नहीं है, क्या, दो वृत्त हैं ऐसे जिनके पास में कोई सह स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट नहीं है, इसका मतलब हुआ कि वो दोनों वृत्त जो है कैसे हैं, सकेंद्रीय है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये अपन यहाँ पर 90 पॉइंट नोट डाउन करते हैं कि देखो ये रहा अपने पास में वृत्त, और इस वृत्त के अंदर ये रहा छोटा वृत्त, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया। तो जब दो वृत्तों में एक भी सह स्पर्श एक भी सह स्पर्श रेखा रेखा नहीं हो तो वे वृत्त सकेंद्रीय वृत्त होते हैं, ठीक है। तो सकेंद्रीय वृत्त कब होते हैं, जब दो वृत्तों में सह स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, तब हम उसे क्या कह देंगे, आपके जो है दोनों के दोनों वृत्त सकेंद्रीय कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक कहलाएंगे। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है कि अपने पास में मान लीजिए किसकी बात करते हैं, तो तीन असहरेखीय बिंदु है, यानी तीन ऐसे बिंदु है जो एक ही लाइन पर नहीं है, ठीक है। तो तीन असरेखीय बिंदुओं से केवल और केवल जो है अपन एक क्या खींच सकते हैं, वृत्त, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। क्या समझ में आ गई बात, तो तीन असरेखीय बिंदुओं से होकर के एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि तीन असरेखीय बिंदुओं से, तीन असरेखीय बिंदु, कैसे, असरेख बिंदु, असरेख बिंदु, ठीक है। तो तीन असरेख बिंदुओं होकर से होकर एक और केवल एक और केवल एक वृत्त खींचा जा वृत्त खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अपना जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ये था आपका कौन सा पॉइंट, असरेख बिंदुओं के बारे में। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, ओके प्रॉपर है सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो अब जो है दोस्तों अपन अगली क्लास के अंदर इससे आधारित और भी कुछ वृत्त की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इन पर आधारित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी पॉइंट्स को अपन कवर कर लेंगे। उसके बाद में जो आपके पीवाईक्यूज हैं, पेपर्स भी मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हो सकता है कुछ विद्यार्थी सोचे कि सर बड़ी क्लास लो, लंबी क्लास लो। दोस्तों देखिए, सिलेबस जो है आप लोगों को करवा दिया जाएगा, जब हमें लगेगा कि थोड़ा सा हमारा
देखिए फर्स्ट ग्रेड वाला हमारा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है स्टैटिक्स के बाद में, तो फिर जो है रीड की क्लास को हम थोड़ा सा लॉन्ग कर देंगे। और जैसे ही उधर जो आपके राजस्थान जीके की क्लास चलती है वो थोड़ी सी कंप्लीट होने वाली होगी, तो हम सेकंड ग्रेड की क्लासों का टाइमिंग बढ़ा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, जो फिक्स समय है उसी में से अपन जो है बेस्ट टाइम निकाल करके आपका पाठ्यक्रम जरूर करवा देंगे। आपको तो केवल जितना पढ़ाया जा रहा है उतना भी आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस जो है पूरा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।